इंटरव्यू स्केड्यूल हम डिस्कस करते थे कि इंटरव्यू स्केड्यूल क्या है, और उसकी हमने 2-3 डेफिनेशंस देखी थी, जो कि अगर ये नहीं भी याद तो अब स्लाइड आपके पास अवेलेबल होगी तो आप उसको देख सकते हैं। तो एडवांटेजेस हम देख रहे हैं कल के क्या क्या एडवांटेज हैं इंटरव्यू स्केड्यूल के। तो इजी फॉर इंटरव्यू टू कंडक्ट प्री डिफाइंड क्वेश्चन, ये हमने डिस्कस किया था कि चूंकि ऑलरेडी रिसर्चर के पास एक लिस्ट मौजूद होती है रिस्पॉन्सेज की, तो उसके लिए पूछना भी और आंसर को मार्क करना बड़ा आसान होता है। दूसरा था ग्रेटर रिस्पॉन्स रेट, क्योंकि रिसर्चर या न्यूमरेटर जो है वो इसको खुद कंडक्ट कर रहा होता है, इसलिए इसका रिस्पॉन्स रेट ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि हम जो क्वेश्चनियर ईमेल करते हैं या बाई पोस्ट भेजते हैं तो उसका रिस्पॉन्स रेट हमें कंपैरेटिवली बहुत लो मिलता है। फिर बेस्ट फॉर रिस्पोंडेंट विद लो लिटरेसी, क्वेश्चनियर का एक ये भी ड्रॉबैक है कि क्वेश्चनियर हम सिर्फ पढ़े लिखे लोगों पे ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसे लोग जो ज़्यादा नहीं पढ़ लिख सकते, या जो लैंग्वेज बैरियर है जहाँ पे, वहाँ पे फॉर एग्जांपल लैंग्वेज बैरियर इस तरह से भी हो सकता है कि आप पंजाब में रहते हैं और आपको नहीं आती, पश्तो नहीं आती फॉर एग्जांपल, और आप पश्तून जो पंजाब में रह रहे हैं उनका इंटरव्यू करने जा रहे हैं, तो अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप उनको क्वेश्चनियर भेज देंगे तो वो उसका आंसर नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर इंटरव्यू खुद चला जाता है साथ में कोई ट्रांसलेटर लेके, तो वो वहां पे उसको डाटा कलेक्ट करना आसान है। फिर डाटा एक्यूरेसी, ये एक इशू है क्वेश्चनियर में कि इनकम्प्लीट उनको रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, या मोर देन वन रिस्पॉन्स जो है उनको टिक कर दिया जाता है बाय मिस्टेक। तो उससे क्या होता है कि डाटा की एक्यूरेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो जुल्फकार मुमताज साहब, कोई भी लैंग्वेज जो है, जब लैंग्वेज बैरियर की बात आ गई तो उसमें कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, वो चाइनीज भी हो सकती है, वो इंग्लिश, इवन वो आपके इलाके में भी बोली जाने वाली कोई ऐसी लैंग्वेज हो सकती है जो आपको समझ ना आती हो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिसर्च के अंदर। ऑब्जर्वेशन हमने पढ़ा था, तो ऑब्जर्वेशन में हमने ये चीज देखी थी कि क्योंकि ऑब्जर्वेशन जो है वो एक सप्लीमेंट्री टूल के तौर पर हर रिसर्च के अंदर रिसर्चर अप्लाई करता है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल बिहेवियर जो रिस्पोंडेंट का होता है उसको मॉनिटर करना फेस टू फेस इंटरेक्शन में तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आप क्वेश्चनियर भेज देंगे तो आपको क्लाइंट रिस्पोंडेंट का जो एक्सप्रेशंस है, जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जेस्चर्स है, आप उनको मॉनिटर नहीं कर सकते। जबकि इंटरव्यू स्केड्यूल के अंदर आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर है अंडरस्टैंड, अनस्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल इज मोर फ्लेक्सिबल टू चेंज ऑर्डर और नीड ऑफ द क्वेश्चन। क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्केड्यूल दो तरह के होते हैं, यूजुअली स्ट्रक्चर्ड होते हैं, लेकिन अनस्ट्रक्चर्ड स्केड्यूल भी यूज किए जाते हैं उन सम सिचुएशंस। बेसिकली वो बात वहीं पे आ जाती है कि डिपेंड करती है ये हर चीज स्टडी आपके ऑब्जेक्टिव्स पे, आपके रिसर्च क्वेश्चन पे, आपकी टारगेट पॉपुलेशन पे, ये सारी चीजें कर रही होती है, इन्फ्लुएंस कर रही होती है आपके रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर। तो अगर ऐसी आपकी पॉपुलेशन या ऐसे क्वेश्चंस हैं आप जो कि अगर आप उनको क्लोज एंडेड बना देते हैं, पूरे क्वेश्चनियर को, पूरे स्केड्यूल को क्लोज एंडेड कर देते हैं, तो शायद आप उसको पूरी तरह डाटा कलेक्ट ना कर पाए। तो फिर क्या होता है कि रिसर्चर जो है वो उनको अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ले जाता है क्वेश्चंस। यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू स्केड्यूल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वो उसमें कुछ
रिस्पॉन्सेज नहीं होंगे या कुछ लिखा ही नहीं होगा, सिर्फ सवाल लिखे होंगे। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू स्केड्यूल होता है कि जिसमें क्वेश्चंस की जो तादाद है या जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल एज इट इज होते हैं, जो कि तमाम रिस्पोंडेंट पे रिसर्चर जो है अप्लाई कर रहा होता है। लेकिन फर्क ये आ जाता है कि एज पर नीड उनका सीक्वेंस जो रिसर्चर है वो चेंज कर सकता है। मतलब क्वेश्चंस सारे उसने करने ही करने। फॉर एग्जांपल अगर उसके पास 20 क्वेश्चंस हैं तो रिसर्चर ने वो सारे क्वेश्चंस ही अप्लाई करने होते हैं। लेकिन ये हो सकता है कि अगर उसका स्ट्रक्चर जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड है क्वेश्चनेयर का, तो वो उनका थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज कर दे या एज पर नीड ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा सा उसके अंदर वर्ड्स को मॉडिफाई कर दे। तो ये इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इससे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि डाटा जो है जब एनालाइज करना होता है तो वो एक सिमेट्रिकल वे में चाहिए होता है रिसर्चर को। अगर हर पर्सन से क्वेश्चन भी अलग किया गया और उसका रिस्पांस भी अलग है, तो इस तरह के डाटा को एनालाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है रिसर्च के अंदर। allows researcher to observe, execute probing। प्रोबिंग का बार बार हम जिक्र करते हैं। प्रोबिंग का मैं इसलिए भी फोकस इस पे करता हूँ कि प्रोबिंग जो है ये एक ऐसी टेक्निक है, आगे हम जब इंटरव्यू देखेंगे, मतलब इन डेप्थ इंटरव्यू, तो उसमें तो सारी टेक्निक ही ये यूज होती है। आपका इंटरव्यू डिपेंड ही आपकी प्रोबिंग टेक्निक पे कर रहा होता है। तो ये एक टेक्निक है कि जिससे आप काउंटर क्वेश्चनिंग करते हैं, आप फॉलो अप क्वेश्चनिंग करते हैं, आप रिस्पोंडेंट को क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। तो ये टेक्निक जो है वो सिर्फ इंटरव्यू स्केड्यूल में पॉसिबल है, जबकि क्वेश्चनेयर में ये पॉसिबल नहीं हो सकता। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरव्यू स्केड्यूल। तो डिसएडवांटेज क्या है? नंबर 1 है टाइम कंज्यूमिंग। डेफिनेटली आप हर पर्सन को जाकर मिलेंगे, उससे एक पूरा क्वेश्चनेयर जो है वो आप फिल करवाएंगे, तो उस पे टाइम तो आपका लगेगा और रिस्पोंडेंट को तलाश करने में भी टाइम लगेगा। ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर होता है रिसर्च का। जब आप फील्ड के अंदर जाते हैं तो फील्ड के अंदर जाने से पहले जो वर्क है वो बहुत ज्यादा मतलब एक्सप्लोरिंग और डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस आपको करना पड़ता है। आपको हर चीज को जस्टिफाई करना पड़ता है। एक जिस तरह से हमने बात की थी रिसर्च डिजाइन के अंदर, तो रिसर्च डिजाइन जब आप सिलेक्ट करते हैं तो आपकी सैम्पलिंग टेक्निक, हर चीज को आपने जस्टिफाई करना होता है कि मैंने यही सैंपल टेक्निक मैंने कौन सी यूज की। टेक्निक्स आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी फर्स्ट सेमेस्टर में। तो प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स होती हैं और नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक्स होती हैं। तो जब आप अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को, रिसर्च थीसिस को डिफेंड कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको पता होना चाहिए कि मैंने ये टेक्निक यूज की है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं, आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आपने कौन सी टेक्निक अप्लाई की। आप कहते हैं कि मैंने स्नोबॉल सैंपलिंग की। ओके, तो आपको फौरन क्वेश्चन आएगा कि आपने स्नोबॉल सैंपलिंग, पहले तो स्नोबॉल सैंपलिंग बताएं और फिर आपने यही टेक्निक क्यों अप्लाई की, आपने सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग क्यों नहीं की। या अगर आपने सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग की हुई है तो आपको पूछा जा सकता है कि जी आपने क्लस्टर सैंपलिंग क्यों नहीं की, एक्सेट्रा। कहने का मतलब ये है कि ये बहुत एक लंबा प्रोसीजर होता है रिसर्च का। तो सिर्फ ये एक तो फील्ड में जाने से पहले का प्रोसेस है और फिर फील्ड में जाने का प्रोसेस वो भी टाइम कंज्यूमिंग इस तरह से है कि अगर आपने जैसा कि मैंने एक जो रिसर्च की, एक तो 2-3 रिसर्चेज मैंने क्वालिटेटिव लेवल की कुछ मिक्स मेथड की, और एक जो मेरी बेसिकली थीसिस का मेरी वो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक पे।
और उसमें मैंने सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग लगाई थी। तो सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है कि जो आपका रिस्पोंडेंट है फिर आपने उसी से ही डाटा लेना है, जो कि आप के मेथड में जिसको सिलेक्ट किया गया, उसमें आप फिर उसको चेंज नहीं कर सकते। तो जब वो रिस्पोंडेंट आपको ढूंढना पड़ जाए उसके घर में जाके या जहां पे भी वो मिल सकता है, तो ये फिर रिसर्चर उसके पीछे पीछे भागा फिरता होता है। तो ये एक सिचुएशन होती है जब आप इंटरव्यू स्केड्यूल या इस तरह के इंटरव्यूज के लिए फील्ड में जा रहे होते हैं। जबकि इसके कंपैरेटिवली अगर क्वेश्चनियर को देखा जाए तो आप चुप करके घर में बैठे मेल कर देते हैं या ईमेल कर देते हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एंड पे मिनिमाइज हो जाए। Anyhow, moving to next point जो है कि लेस कवरेज। देखिए इंटरव्यू स्केड्यूल जो है, चूंकि पर्सनली जाके एडमिनिस्ट्रेट करना है, आपने पर्सनली जाके डाटा कलेक्ट करना है, तो जियोग्राफिकली यानी कि बहुत लंबे अगर बाउंड्री है, बहुत बहुत ज्यादा दूर तक आप नहीं जा सकते। आपने फॉर एग्जांपल लाहौर के अंदर ही डाटा कलेक्ट करना है, तो लाहौर की तमाम साइट्स को, तमाम एरियाज को कवर करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। इसी तरह पीपल के भी लेस कवरेज है। आप क्वेश्चनेयर जो है वो, या इवन ईमेल के थ्रू तो आप थाउजेंड्स को भी एट ए टाइम भेज सकते हैं। तो अगर आप ईमेल क्वेश्चनेयर मेल के थ्रू भी भेज रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल आप 500 रिस्पोंडेंट्स को विद इन डे जो है एक्सेस कर सकते हैं। जबकि अगर इतने ही लोगों को आपको पर्सनली जाके एक्सेस करना पड़े तो वो एक बहुत लंबा प्रोसीजर है। चूज क्वेश्चंस मेड डायरेक्ट टू स्पेसिफिक आंसर, इन्फ्लुएंस ओवर रिस्पोंडेंट। ये एक रिसर्चर बायस की हम बड़ी बात करते हैं कि रिसर्चर बायस आपने पढ़ा भी होगा। बायसनेस असल में ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप बायस्ड हो जाते हैं ना चाहते हुए भी। गो के ये कहा जाता है कि रिसर्चर ट्रू जो रिसर्चर होता है वो अनबायस्ड होता है, यानी कि उसके सामने जो मर्जी हो रहा है, जो मर्जी सिचुएशन है, वो उसको एक बिल्कुल न्यूट्रल एनक से देखता है, न्यूट्रल ग्लासेस लगाकर। लेकिन प्रैक्टिकली रिसर्चर भी इंसान होता है, तो ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप अपने सोशल ग्रुप से किसी ना किसी तरह एफिलेटेड होते ही होते हैं। मसलन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, अगर आप एक पढ़े लिखे शख्स हैं और आप मुस्लिम हैं और आप लाहौर में रहते हैं, अगर कोई ऐसे सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक का बंदा मिले तो ऑटोमेटिकली आप उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर फील करते हैं कंपैरेटिवली के एक दूसरा बंदा जो कि अपोजिट डिफरेंट रिलीजन से है, डिफरेंट कल्चर से है, डिफरेंट बैकग्राउंड से। तो ये रिसर्चर बायस किसी ना किसी पॉइंट ऑफ व्यू में रिफ्लेक्ट होता है। तो इसलिए रिसर्चर चॉइस टू चूज क्वेश्चन, चूंकि इसमें थोड़ी सी रिसर्चर के पास चॉइस होती है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चनेयर उसने बनाया हुआ है, स्केड्यूल बनाया हुआ है रिसर्चर ने, और रिसर्चर जो है 50 क्वेश्चन है और बीच में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जो कि रिसर्चर जो है वो चाहता है कि मैं इसको स्किप कर दूं, तो वो स्किप कर सकता है, जबकि क्वेश्चनेयर में ये चीज पॉसिबल नहीं होती। may direct to specific answer influence over respondent। और समटाइम ये होता है कि रिसर्चर अपना इन्फ्लुएंस इस तरह से यूज कर लेता है, मतलब एक ऐसे तरीके से, वेग तरीके से, इम्प्लॉयड फॉर्म में, कि जिससे रिस्पोंडेंट जो है वो वही आंसर करना शुरू कर देता है जो कि रिसर्चर बेसिकली चाह रहा होता है कि ये इस तरह का आंसर करे या ये वाला आंसर मार्क करे। तो वो अपना क्वेश्चन ही इस तरह से प्रेजेंट करता है रिसर्चर, जिससे रिस्पोंडेंट उसको वैसा आंसर दे देता है। दूसरा, रिसर्चर के जो अपने कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर्सनल ट्रेट्स होते हैं, वो बड़ा उसमें कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं रिस्पोंडेंट के आंसर को। मसलन
अगर आपने बीएड रखी हुई है और आप बड़े एक कुर्ता पजामा पहन के चले गए हैं और एक ऐसे बंदे से डाटा लेना शुरू करते हैं जो कि शायद वो आपके अपीयरेंस को देख के उसको लगता है कि आप बहुत ज्यादा रिलीजियस हैं और आपका टॉपिक जो है वो के किसी एस्पेक्ट पे है, तो वो पर्सन जो है सेकंड वाला वो कोशिश ये करेगा कि वो उस तरह के आंसर दे जो आपको ज्यादा बेहतर लगे, जो आप उसके लिहाज से आपको अच्छे लग रहे हो। तो ये सारी चीजें जो है ये रिसर्चर बायस में आ जाती है। यहां तक क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? वालेकुम सलाम। नवीद इकबाल ने लगता है अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने भी इस्लाम किया। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम देखते हैं दोनों में क्या सिमिलैरिटी है, क्या डिफरेंस है। तो ये दोनों को मैंने सामने रख दिया है, इंटरव्यू स्केड्यूल और क्वेश्चनियर। इंटरव्यू स्केड्यूल में क्या है कि डायरेक्ट स्टडी मेथड है इंटरव्यू स्केड्यूल, क्योंकि आप डायरेक्टली जो इंटरव्यू से इंटरव्यू ले रहे होते हैं, रिस्पोंडेंट से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए डायरेक्ट स्टडी मेथड है। क्वेश्चनियर जो है वो इनडायरेक्ट स्टडी मेथड है, उसके अंदर आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते रिस्पोंडेंट के साथ, इसलिए ये इनडायरेक्ट स्टडी मेथड है। एडमिनिस्टर बाय रिसर्चर इंटरव्यू स्केड्यूल जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये रिसर्चर खुद अप्लाई करता है रिस्पोंडेंट के ऊपर, क्वेश्चन खुद करता है या न्यूमिनेटर उसके बिहाफ पे करता है, और उसका आंसर भी जो रिस्पोंडेंट का होता है वो भी रिसर्चर खुद मार्क करता है। जबकि क्वेश्चनेयर में रिस्पोंडेंट बाय हिमसेल्फ वो अपने तौर पे फिल करता है डाटे को और अपने तौर पे ही उसका रिप्लाई करता है। टाइम बार, ये देखें इंटरव्यू स्केड्यूल जो है वो टाइम बार्ड है। टाइम बार्ड से मुराद ये है कि स्पेसिफिक टाइम होता है ना, अब ना इतना टाइम रिसर्चर के पास होता है कि वो बैठा रहे और ना इतना टाइम रिस्पोंडेंट के पास होता है कि वो सिर्फ उसके क्वेश्चंस का आंसर करता रहे। तो इसलिए दोनों की कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी खत्म हो जाए ये स्टेप्स जो है, ये स्केड्यूल जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। रिसर्चर की भी यही एक कोशिश होती है और रिस्पोंडेंट की भी। तो इसलिए टाइम बार्ड है। जबकि क्वेश्चनियर में रिस्पोंडेंट के पास फ्री टाइम टू थिंक है, फ्री टाइम होता है कि वो जब उसको अवेलेबल टाइम हो, जब वो फिजिबल फील करे तो उस वक्त वो उसका रिप्लाई कर सके। शेड्यूल जो है सूटेबल फॉर एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड, यानी कि हर तरह की पॉपुलेशन के लिए ये सूटेबल है। जैसे कि हमने अभी बात की कि इंटरव्यू स्केड्यूल जो है वो आप हर सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हैं। इवन आपको लैंग्वेज नहीं भी आती तो आप थ्रू ट्रांसलेटर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जबकि क्वेश्चनेयर जो है ओनली सूटेबल फॉर एजुकेटेड पर्संस, वो सिर्फ वही लोग जो कि कोऑपरेटिव भी हैं और एजुकेटेड भी हैं, सिर्फ उन्हीं को ही क्वेश्चनेयर आप दे सकते हैं। उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ रिस्पोंडेंट इज नोन, चूंकि आप डायरेक्ट इंटरव्यू कर रहे होते हैं और फेस टू फेस होते हैं, आपके सामने रिस्पोंडेंट भी मौजूद होता है, तो इसलिए आपको पता होता है कि मेरा रिस्पोंडेंट कौन है और रिस्पोंडेंट को भी पता होता है कि मुझे आइडेंटिफाई किया जा चुका है। जबकि क्वेश्चनियर के अंदर ये एक पॉजिटिविटी है कि एनोनिमिटी कैन बी मेंटेन बाय रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट जो है वो अपनी शख्सियत को गुमनाम रख सकता है। वो पहली बात तो यह है कि क्वेश्चनियर के अंदर एथिकली नाम वगैरह लिखा ही नहीं जाता, और अगर नाम की ऑप्शन दी भी जाए तो वो ऑप्शनल होती है, तो इसलिए एनोनिमिटी कैन बी मेंटेन। रिसर्चर बायस इंटरव्यू स्केड्यूल के अंदर जैसे कि अभी हमने बात की कि रिसर्चर की बायस कई तरीकों से उसमें हो सकती है, जिसमें रिसर्चर के अपने पर्सनल ट्रेट्स भी आ जाते हैं। रिसर्चर का क्वेश्चन करने का तरीका भी आ सकता है कि वो स्पेसिफिक वे में क्वेश्चन करे जिससे रिस्पोंडेंट जो है साइकोलॉजिकली एक डायरेक्टिव वे में उसको आंसर करे। दूसरा फिर फर्दर रिसर्चर बायस ये भी हो सकता है कि रिसर्चर हो सकता है डेलिबरेटली कोई क्वेश्चन
बीच में से स्किप कर दें, जबकि क्वेश्चनेयर में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। ना तो रिसर्चर वहाँ पे मौजूद होता है, ना उसका कोई बायसनेस उसके अंदर होती है। जो लिखा हुआ होता है, जो उसी को रिस्पोंडेंट ने पढ़ के खुद से ही उसका आंसर करना होता है। इंटरव्यू स्केड्यूल हाई रिस्पांस है, हाई रिस्पांस रेट है इसका, क्योंकि आप पर्सनली डील कर रहे होते हैं लोगों को और आप डाटा कलेक्ट ही उससे कर रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट पहले तो आप वर्बल कंसेंट लेते हैं ना कि सर मैं ये आपसे डाटा इस पर्पस के लिए करना चाह रहा हूँ, कलेक्ट करना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ मिनट है तो आप प्लीज मुझे टाइम दीजिए। तो जब कोई कंसेंट दे देता है तो फिर ही आप उसको फर्दर प्रोसेस में लेके आते हैं, तो इसलिए हाई रिस्पांस है। जबकि क्वेश्चनियर में आप किसी को कर नहीं सकते, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, पर्सनली रिक्वेस्ट सिर्फ आप थ्रू पेपर ही कर सकते हैं, जो कि हर बंदा उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसलिए क्वेश्चनियर का रिस्पांस रेट जो है ये लो है। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो हमारे अब 3 डाटा कलेक्शन के जो प्राइमरी डाटा कलेक्शन के टूल जो हमने पढ़े, जिसमें जो हमने बड़े डिटेल में पढ़े हैं, ऑब्जर्वेशन पढ़ा है, ऑब्जर्वेशन के बाद हमने क्वेश्चनियर पढ़ा है और उसके बाद इंटरव्यू स्केड्यूल पढ़ा है। अब ये जो सारे हमने टूल्स पढ़े हैं, इनमें हमने इनके एप्लीकेशन, इनके ड्रॉबैक्स, इनके एडवांटेजेस और इनके बाकी प्रोसीजर्स, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अभी तक अगर यहाँ तक आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप कोट कर सकते हैं। अर्शद साहब ने पूछा कि सिमुलेशन क्या है। सिमुलेशन हमने जब पहला हमने रिसर्च टॉपिक पढ़ा था स्टडी डिजाइन के में, तो स्टडी डिजाइन में हमने एक्सपेरिमेंटल मेथड्स को डिस्कस किया था। एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर हमने सिमुलेशन को डिस्कस किया था। सिमुलेशन बेसिकली इमिटेशन है, एक रियल चीज का एक डुप्लीकेट या डमी मॉडल है, यानी कि ऐसा मॉडल जो कि देखने में रियल लगता है, या रियल का एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि जो जिसके करेक्टरिस्टिक्स रियल जैसे होते हैं, अगरचे कि वो रियल चीज नहीं होती। ऐसा बेसिकली सिमुलेशन जो है ये एक्सपेरिमेंटल मेथड के तौर पे अप्लाई किया जाता है। इसके 2-3 ऑब्जेक्टिव होते हैं सिमुलेशन के। या तो ये लोगों को टेस्ट करने के लिए, वही बात एक्सपेरिमेंट्स की आ जाती है, लोगों को टेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसी जगह जहाँ पे उस दिन मैंने ड्राइविंग टेस्ट की एग्जांपल दी थी कि अगर किसी ने ड्राइविंग टेस्ट पहले से पास किया है तो उसने वो इस प्रोसेस से गुजरा होगा। तो होता क्या है कि एक छोटे से कमरे के अंदर अब कार ड्राइव करना या छोटे से एरिया में पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन वहां पे वो कंप्यूटर के थ्रू, एप्लीकेशन के थ्रू ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है कि आप वो कंप्यूटर सीट पे जब बैठते हैं तो आपको यूं ही लगता है कि जैसे मैं कार की ड्राइविंग सीट में बैठा हूँ, और सारी वो रियल सिचुएशन जो है जो ड्यूरिंग ड्राइविंग आप फेस कर सकते हैं, जिसमें इंडिकेटर्स भी हैं, जिसमें इशारे भी हैं, जिसमें आगे से ट्रैफिक भी है, और इन सारी चीज़ों को आप जब वहां पे बैठे स्टीयरिंग के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, और क्लच ब्रेक, वो सारा सिस्टम एज इट इज होता है, हालांकि इन रियलिटी वहां पे कोई गाड़ी नहीं होती। तो ये जुल्फकार साहब ने कहा मिलिट्री और पुलिस मॉडल, यस मिलिट्री और पुलिस मॉडल भी होते हैं, और ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग कैंप्स में इसका बड़ा यूज किया जाता है। यहाँ पे पाकिस्तान के लेवल पे तो ये चीजें इतनी अभी नहीं पॉपुलर, और ना ही इतना इन पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज में वहाँ पे तो ट्रेनिंग जो है वो इन्हीं मॉडल्स के थ्रू दी जाती है, स्पेशली जो उनके कमांडोज, और वहाँ पे रियल सिचुएशन की तरह एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है जो कि फिक्शनल होती है। मॉडल डिस्कशन इज आल्सो एग्जांपल। मॉडल ही बेसिकली ये सिमुलेशन एक मॉडल है, और मॉडल क्या है कि
इमिटेशन ऑफ द रियल मॉडल। हाँ जी, मॉक एक्सरसाइजेज, बिल्कुल ये सारी वही चीजें आ जाती। बाकी आप इसको अपने तौर पे भी थोड़ा देखें। असल में हमने 6 लेक्चर में 6 महीने का कोर्स हमने कवर करना है। तो जो मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम जितना कवर किया जा सकता है, या जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है एटलीस्ट वो जो नेग्लेक्ट ना हो, जो एग्जामिन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे प्रैक्टिकल सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। जबकि सिमुलेशन जो है वो कोई इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है मेरे लिहाज से। एग्जाम के लिहाज से तो मे भी पूछा जाए भी शॉर्ट नोट के तौर पर, लेकिन प्रैक्टिकली कोई इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जबकि उसके मुकाबले में जब आपने फील्ड में जाना है तो डाटा कलेक्शन के जो टूल्स हैं या स्टडी डिजाइन इटसेल्फ वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्टडी डिजाइन आपने चूज कैसे करना है, आपको जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, अप्रोचेस कौन सी हैं, डाटा किस तरह का होता है, डाटा के सोर्सेज क्या हैं, ये चीजें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि डाटा कलेक्शन टूल में है हमारा इंटरव्यू। तो इंटरव्यू जो है जैसा कि हमने कल भी जुल्फकार साहब, इस तरह के क्वेश्चन जो आप करते हैं, मैं इनका आंसर फिर बाद में दूंगा, क्योंकि इस तरह से फिर हमारी जो क्लास का वो एक फ्लो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो बेसिकली अगर आपने डरखाइम को पढ़ा है तो आपने ये पढ़ा होगा कि डरखाइम ने पूरी सुसाइड पे बुक लिखी है। तो उसने तो अब क्या आपको आइडिया है कि उसने सुसाइड थोड़ी की है। सिचुएशन जो है वो वेरी करती है ना कि आपका रिसर्च टॉपिक क्या है। अब ये तो नहीं कि आप सुसाइड को पे रिसर्च करने के लिए खुद सुसाइड कर लेंगे। बात ये कि अब उसने क्या किया था, उसने विक्टिम्स की जो पर्सनल डायरीज थी ना, उनका डॉक्यूमेंट्री एनालिसिस किया था डरखाइम ने। तो उससे उसको पता चला कि उन लोगों की जो सुसाइड कर रहे थे उनकी थॉट्स क्या थी, वो किस तरह से सोचते थे, वो क्यों ऐसा कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने एक्सप्लोर करके तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च जो है अपनी कंप्लीट की थी। तो इंटरव्यू इज अ कन्वर्सेशन फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन। एक कन्वर्सेशन है जिस तरह से हमारी कन्वर्सेशन हो रही है, लेकिन इंटरव्यू का क्या ऑब्जेक्टिव क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है ऑब्जेक्टिव के अंदर। क्योंकि इंटरव्यू में ऑब्जेक्टिव आपका ये होता है कि आपने इंफॉर्मेशन को हासिल करना है, कलेक्ट करना है उसको डाटा कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए वो डिफरेंस आ जाता है। ये ऑर्डिनरी इंटरव्यू जो है ये कोई ऑर्डिनरी कन्वर्सेशन नहीं होती, बल्कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ कन्वर्सेशन होती है। जिस तरह से हमने ऑब्जर्वेशन में पढ़ा था कि ऑब्जर्वेशन आप वैसे तो बाजार में जाते हुए हजारों चीजें देखते भी हैं, सुनते भी हैं, बोलते भी हैं, लेकिन ये सारी चीजें ऑब्जर्वेशन नहीं होती। ऑब्जर्वेशन तब होती है एज ए रिसर्चर जब आप किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और प्लान एफर्ट के तहत फील्ड के अंदर जाते हैं। मसलन बाजार के अंदर ही आप जा रहे हैं, लेकिन आपकी इंटेंशन ये है कि मैंने ये इस चीज को मद्देनजर रखना है। फॉर एग्जांपल आप रिसर्च कर रहे हैं बैगिंग पे, तो आप बाजार के अंदर जा रहे हैं तो फिर आप देखते हैं कि किस तरह के बैगर्स आपको मिल रहे हैं, कितने मिले हैं, और वो उनमें से जो लंगड़ा के चल रहे थे या मजदूर अपने आप को प्रिटेंड कर रहे थे या रियल में मजदूर थे, वो कितने थे, ब्लाइंड्स कितने थे, और वगैरह वगैरह। तो इस तरह के जब आप किसी प्लान्ड एफर्ट के तहत तो फील्ड के अंदर जाते हैं तो ये बेसिकली डिफरेंस आ जाता है रिसर्च में। और इंटरव्यू भी जो एक ऐसी कन्वर्सेशन है जो कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू गैदर डाटा या इंफॉर्मेशन। जब आप रिस्पोंडेंट के साथ इस तरह से कम्युनिकेट करते हैं कि वो आपको डाटा प्रोवाइड करे, तो फिर इस सिचुएशन को या इस कन्वर्सेशन को आप इंटरव्यू कहेंगे। द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट ऑफ डाटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। कॉन्टैक्ट नंबर, अच्छा सर, डियर स्टूडेंट, मुझे इस बारे में
पॉलिसी का आइडिया नहीं है, मतलब मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों का एक ग्रुप बना देता, लेकिन आप लोगों से इसलिए ना तो मैंने किसी से कांटेक्ट नंबर मांगा है और ना ही मैंने अपना किसी से शेयर किया है। इस बारे में मुझे जो पॉलिसी है उसका आइडिया नहीं है, तो मैं आज इसका पता कर लूँगा। अगर तो मुझे कुछ अलाउ करती है मैनेजमेंट तो फिर मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा कल इंशाल्लाह, अगर अलाउ करते हैं, क्योंकि मैं अभी इस बारे में श्योर नहीं हूँ कि इस हवाले से क्या पॉलिसी है ओपन यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट के। स्टूडेंट के साथ पर्सनल नंबर जो है वो शेयर किया जा सकता है या कोई और कम्युनिकेशन चैनल लाइक ईमेल एड्रेस किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो जी इजाज़त, मैं वही बात कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह अगर मैं आज कंफर्म करके अगर इफ़ आई एम अलाउड तो मैं कल इसको ज़रूर शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो दूसरी बात यह है कि हाँ, हम बात कर रहे थे कि द मोस्ट कॉमन फॉर्मेट ऑफ डाटा कलेक्शन इन क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च का एक बहुत अहम टूल है इंटरव्यू करना, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च जो है, कल एक स्टूडेंट शायद जुल्फकार ने ये क्वेश्चन किया था, तो क्योंकि मैं वैसे यहाँ पे अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो मेरी है, 2-3 स्टूडेंट जो है जिनमें जुल्फकार है और ये सैविश है, ये लोग काफी एक्टिव रहते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, तो इजाज भी किसी हद तक। तो ये होता है कि कॉमन जब आप क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करें, तो मैं मुमताज जुल्फकार को इसलिए कोट करना चाह रहा था कि इन्होंने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का कल कहा था कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो और उसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली क्वालिटेटिव डाटा जो है उसको कलेक्ट करने के लिए एक्सप्लोरेटरी मॉडल यूज किया जाता है। एक्सप्लोरेटरी का मतलब ये होता है कि हम किसी ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं है। तो एक्सप्लोर करने का मतलब ही ये होता है कि चीजों को बहुत गहराई में जाके खोदना, उनको निकालना। अब आपको रियल सिचुएशन का पता नहीं होता जहाँ पे जैसे कि आप ऐसे किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जहाँ पे आपको अगले स्टेप्स का नहीं पता, तो उसके लिए पहले आप एक्सप्लोरेटरी मॉडल यूज करते हैं, पहले चीजों को एक्सप्लोर करते हैं कि एक्चुअल यहाँ पे सिचुएशन क्या है, फिर उसके मुताबिक आप अगला स्टेप उठाते हैं। यानी कि रिसर्च के अंदर सबसे पहला जो टूल यूज किया जाता है वो क्वालिटेटिव रिसर्च। कहीं भी जब कोई नई सिचुएशन होती है तो सबसे पहले क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट की जाती है और क्वालिटेटिव में एक्सप्लोरेटरी मॉडल यूज किया जाता है, यानी कि इस तरह के क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं जो कि एक्सप्लोर कर सके चीजों, जो आपको इन डेप्थ इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो एक्सप्लोरेटरी मॉडल जो है वो हम उस सिचुएशन में यूज करते हैं। हमने इन डेप्थ इंफॉर्मेशन किसी चीज की लेनी है, तो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन के लिए सबसे बेस्ट जो टूल है वो इंटरव्यू है, क्योंकि ना तो आपको क्वेश्चनेयर जो है वो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन देता है, इवन इंटरव्यू स्केड्यूल भी या ऑब्जर्वेशन आपको वो इन डेप्थ इंफॉर्मेशन उस तरह से नहीं दे सकता। Engagement of researcher with small number of respondents to explore their perspective on a particular idea or situation. इंटरव्यू में क्या होता है कि रिसर्चर जो है वो स्मॉल नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट के साथ इंगेज होता है, यानी कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ इंटरव्यू करना पॉसिबल नहीं है ना रिसर्चर के लिए, क्योंकि इंटरव्यू बहुत एक टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी प्रोसीजर है, स्पेशली जब आप कोई ऐसी बात एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, जब आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की तरफ जा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन को या ऐसे बिहेवियर को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं
जिसके बारे में पहले आपको ज्यादा आइडिया नहीं है, तो फिर क्या होता है ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन टू क्वेश्चन जो है वो लिंक करते जाते हैं, यानी कि आप एक क्वेश्चन करते हैं, फिर रिस्पोंडेंट के आंसर से आपको लगता है कि इससे फर्दर हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए। तो इस तरह वो लिंक क्वेश्चन जो होते हैं वो फिर बात से बात निकलती चली जाती है। तो इसलिए रिसर्च में जब आप इंटरव्यू करते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं, तो आपका सैंपल साइज जो है वो बहुत कम होता है। जी, जॉब जुल्फ़िकार साहब, बात यह है कि जॉब इंटरव्यू जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो में आ जाता है। जॉब इंटरव्यू भी इट्स टाइप ऑफ इंटरव्यू, असल में इंटरव्यू की बड़ी टाइप्स हैं, जिसमें एक जॉब इंटरव्यू भी है। लेकिन चूंकि हम उन चीज़ों को ज़्यादा वो नहीं कर रहे फोकस, हम कर रहे हैं रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसलिए मैं वो एग्जांपल्स ज़रा कम कोट कर रहा हूँ ताकि हम रिसर्च के एरिया में रहें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो respondent to explore their perspective on a particular idea. जब हम किसी पार्टिकुलर सिचुएशन या आइडिया के बारे में, बिहेवियर के बारे में लोगों से पूछ रहे हैं, तो फिर हम स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप को इंगेज करते हैं। हम क्वालिटेटिव डाटा जो है वो बहुत ज्यादा लोगों से नहीं कलेक्ट कर सकते। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की ये यानी कि इंटरव्यू की 3 टाइप्स मैंने लिखी हैं। नंबर 1 है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड प्री-डिटरमाइंड क्वेश्चन इन अ पार्टिकुलर ऑर्डर। ऐसा रिसर्च टूल यानी कि ऐसा इंटरव्यू जिसमें पहले से लिखे हुए क्वेश्चन मौजूद होते हैं रिसर्चर के पास, और वो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं। यानी कि सिर्फ इंटरव्यू, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में फर्क ही यही आ जाता है। इंटरव्यू स्केड्यूल और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू मोर और लेस एक जैसी चीजें हैं, लेकिन फर्क ये आ जाता है कि इंटरव्यू स्केड्यूल में नॉर्मली जो ज्यादातर क्वेश्चन है वो क्लोज एंडेड यूज किए जाते हैं, जबकि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्वेश्चन सारे ओपन एंडेड होते हैं, क्लोज एंडेड नहीं यूज किए जाते, लेकिन वो होते एक पार्टिकुलर ऑर्डर पे होते हैं, और स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग होती है उनकी। स्टैंडर्डाइज्ड वर्डिंग यानी कि हर रिस्पोंडेंट से रिसर्चर ने वो ही सेम वर्ड्स में सेम क्वेश्चन सेम सीक्वेंस के साथ करना होता है। बस ये डिफरेंस आ जाता है स्ट्रक्चर्ड का और अनस्ट्रक्चर्ड। उसके बाद इसकी टाइप है सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सेमी स्ट्रक्चर्ड जो आगे हम डिस्कस भी करने लगे हैं, जो कि नॉर्मली इन डेप्थ इंटरव्यू में यूज किया जाता है, तो वो ये वाला फॉर्मेट है जो कि सेमी स्ट्रक्चर्ड होता है। द रिसर्चर यूजेस अ सेट ऑफ प्री डिटरमिन्ड ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड द रिस्पोंडेंट आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड में फर्क ये आ जाता है कि स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिनको जो एक पार्टिकुलर ऑर्डर में होते हैं, और उनकी वर्डिंग जो है वो सेम होती है। सेमी स्ट्रक्चर्ड जो होता है इंटरव्यू होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि उसमें क्वेश्चन ब्रॉडर एरियाज लिखे होते हैं पहले से कि मीन्स 20 से 20 या 10 से इंटरव्यू ले तो सेम ही क्वेश्चन पूछे। जी सना, अगर स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू आप कंडक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं, इंटरव्यू स्केड्यूल बेसिकली एक तरह से स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की एग्जांपल है। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि आप जितने भी लोगों से अगेन मैं ये यहाँ पे जुल्फकार साहब की बात को कोट करूंगा कि लाइक वाइज जॉब इंटरव्यू, अगर कभी आप में से किसी को जॉब इंटरव्यू या पैनल में बैठने का इत्तेफाक हुआ हो, तो मैं ये आपको बता दूं कि जो इंटरव्यू पैनल होता है जॉब इंटरव्यू में स्पेसिफिकली, उनके पास सेम क्वेश्चंस होते हैं, उन्होंने हर कैंडिडेट से वही क्वेश्चन करने होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि वो थोड़ा सा उनका ऑर्डर चेंज कर दें, लेकिन बल्कि मैंने तो जो मुझे 2-3 दफा इत्तेफाक हुआ तो ऑर्डर भी चेंज नहीं किया जाता।
तो ये होते हैं स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, यानी कि ऑलरेडी जो सेट क्वेश्चंस है, बेशक उसके अंदर ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होते हैं, ये नहीं कि वो सारे क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते नॉर्मली ओपन एंडेड ही है। मसलन क्वेश्चन है कि जी टेल मी अबाउट योर बैकग्राउंड, टेल मी अबाउट योर अचीवमेंट, टेल मी अबाउट योर वीकनेस, टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ्स। इस तरह के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन सारे सेम होते हैं, हर कैंडिडेट से वही क्वेश्चन उसी सीक्वेंस में किए जाते हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, इनमें कोई भी क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। तो ये सारे क्वेश्चन, इस तरह का फॉर्मेट जो है ये स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में यूज किया जाता है। जबकि सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में ऑलरेडी रिसर्चर के पास क्वेश्चंस बने हुए क्वेश्चंस नहीं होते, बल्कि एक चेकलिस्ट कह लें या एक गाइड होती है, जो भी हम डिस्कस करने लगे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जिसको इन डेप्थ इंटरव्यू गाइड कहा जाता है। उसके ऊपर टॉपिक्स लिखे होते हैं कि मैंने इसे वीकनेस पूछनी है, मैंने स्ट्रेंथ पूछनी है, मैंने इसके एजुकेशनल अचीवमेंट पूछनी है, मैंने इसके इंटरेस्ट पूछने हैं। इस तरह से सिर्फ एक एक पॉइंट लिखा होता है रिसर्चर के लिए, और वो एक पॉइंट को देखता है और फिर उससे उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन करता है रिस्पोंडेंट से। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये ऑर्डर में भी चेंज हो सकते हैं, वर्डिंग भी इनकी डिफरेंट हो सकती है, थीम उनका एक होगा, लेकिन हर दफा रिसर्चर जो है या इंटरव्यूअर जो है वो डिफरेंट वे में उसको प्रेजेंट कर सकता है। मसलन किसी से वो 2-4 डिफरेंट वर्ड्स में बात करेगा, व्हाट इज योर स्ट्रेंथ्स, किसी से डायरेक्टली पूछ लेगा और किसी से पूछ लेगा कि टेल मी अबाउट योर स्ट्रेंथ। कहने का मतलब ये है कि वर्डिंग जो है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन वो जो पॉइंट्स होते हैं वो सबसे ही डिस्कस किए जाते हैं। और ये हम इन डेप्थ इंटरव्यू में जो अगला हमारा जो रिसर्च टूल है, जो कि बेसिकली ये इंटरव्यू से लिंक्ड ही है, तो हम इसमें डिस्कस करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होता है कि नो प्री डिटरमिन्ड क्वेश्चन बट फ्यू जनरल क्वेश्चन अबाउट द सम टॉपिक टू एंगेज रिस्पोंडेंट इन एन ओपन इनफॉर्मल एंड स्पॉन्टेनियस डिस्कशन। ओपन इनफॉर्मल एंड स्पॉन्टेनियस डिस्कशन से मुराद ये है कि आप रिसर्चर जो है वो सिर्फ इंगेज करता है दूसरे लोगों को एक टॉपिक पे, और फिर बात से बात जो है वो निकलती चली जाती है, कोई अपना कोई व्यू पॉइंट दे रहा है, कोई दूसरा व्यू पॉइंट दे रहा है, और फिर जो वो बात से बात निकलती है तो फिर कहीं दूर तलक जाती है। जब बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में बेसिकली ये होता है, ये किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में एक्सप्लोर, ये भी एक तरह से एक्सप्लोरेटरी मॉडल होता है या लोगों के ओपिनियन टेकिंग का एक मेथड है। खास तौर पे ये जो आपने देखे होंगे जो डिस्कशंस होती हैं टीवी पे, जो खास तौर पे पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पे, ये जो आए रोज हर टाइम बल्कि कोई ना कोई किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे इस तरह की डिस्कशन चल रही होती है, ये सारे अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू होते हैं। एक बैठा होता है मॉडरेटर और वो 1-2 क्वेश्चन कर देता है, और उसके बाद फिर जो रिस्पोंडेंट्स वहां पे जो पैनल बैठा होता है वो फिर सारे आपस में ही लगे रहते हैं। In semi-structured researcher may be a need for additional probing so that you can get definitely Miss Arish, बिल्कुल ऐसा ही है। सेमी स्ट्रक्चर्ड बेसिकली प्रोबिंग टेक्निक जो है वो हर इंटरव्यू में यूज की जाती है, इवन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में भी यूज की जाती है, सेमी स्ट्रक्चर्ड में भी और अनस्ट्रक्चर्ड में भी। तो प्रोबिंग जो है वो एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जो कि रिसर्च के अंदर रिसर्चर एक ऑब्जर्वेशन और दूसरा प्रोबिंग की टेक्निक, जहाँ पे भी फेस टू फेस आपकी इंटरेक्शन है, खासतौर पे इंटरव्यू में, तो वहां पे ये अप्लाई की जाती है, ये यूज की जाती है। ये टॉक शोज वही बात आ गई, वो जो ओपन फोरम डिस्कशंस, ये सारी जो है ये अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में फॉल करते हैं। बिल्कुल अरशद साहब आपने सही कहा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम बात करेंगे इन डेप्थ इंटरव्यू की। पहले हमने थोड़ा सा जनरली देखा कि इंटरव्यू क्या है और इंटरव्यू की, क्योंकि
ऑलरेडी हम स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू स्केड्यूल को पढ़ चुके हैं, इसलिए वो उस पे हमने वो ज्यादा फोकस मैंने नहीं किया। वो एक ही स्लाइड में बस तीनों की टाइप्स लिख दी हैं, क्योंकि हम स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड को ऑलरेडी इतना डिस्कस कर चुके हैं ऑब्जर्वेशन में भी और फिर क्वेश्चनेयर में भी, कि उसकी मेरे ख्याल में आपको फर्दर उसको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं। तो इन डेप्थ इंटरव्यू क्या है? इन डेप्थ इंटरव्यू बेसिकली सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू टाइप है। ये अभी हमने बात की कि जो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है वो कह लें कि एक तरह से इंटरव्यू स्केड्यूल है, उसकी एग्जांपल। जो अनस्ट्रक्चर्ड है वो टॉक शोज हैं, जबकि सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो हम जो एज रिसर्चर जो है जो टाइप अप्लाई करता है ना इन डेप्थ इंफॉर्मेशन लेने के लिए, बिहेवियर को, ओपिनियन को स्टडी करने के लिए, तो वो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू टाइप को यूज किया जाता है। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है प्रोड्यूस रिच क्वालिटेटिव डाटा अंडरलाइंग एस्पेक्ट्स। अंडरलाइंग एस्पेक्ट्स से मुराद हिडन एस्पेक्ट्स, ऐसी चीजें जो कि बज़ाहिर नजर नहीं आ रही, जो सामने आपके नहीं है लेकिन वो मौजूद है। वो फैक्ट्स जो है वो नीचे दबे हुए मौजूद है। मसलन एक जमीन के अंदर आतिश जो है किसी जगह पे मौजूद है, लावा तो अंदर उबल रहा है, लेकिन ऊपर से जमीन जो है वो ऐसे नजर आ रहा है कि यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हकीकत में अंदर से लावा जो है वो उबल रहा है, जो किसी टाइम भी फट सकता है। यही क्वालिटेटिव अंडरलाइंग एस्पेक्ट्स जो कि मौजूद होते हैं वो बहुत डेप्थ में है। तो फिर आप इन डेप्थ इंटरव्यू क्या इस्तेमाल करते हैं, इस टेक्निक को यूज करते हैं। यूजुअली फेस टू फेस, ओकेजनली बाय फोन, इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट अब मॉडर्न एरा में एक सिचुएशन है, तो इंटरनेट भी यूज किया जाता है, क्योंकि अब जैसा कि हम डे वन से ये बात चल रही है कि चूंकि अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, तो अगर 2000 से पहले की दुनिया देख लें और 2000 के बाद की देख लें, यानी कि इन 20 सालों में टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ चुकी है। अब इंटरनेट, वेबसाइट्स, ये सोशल मीडिया, ये हर पर्सन के पास पॉकेट में अवेलेबल है। तो इसलिए इंटरनेट भी अब एक मोड ऑफ कह लें कि रिसर्च है। लेकिन इन डेप्थ इंटरव्यू जो है वो यूजुअली अभी भी ट्रेडिशनली फेस टू फेस ही कंडक्ट किए जाते हैं, क्योंकि इन डेप्थ इंटरव्यू में सिर्फ क्वेश्चन आंसर इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि क्वेश्चन आंसर के साथ साथ बॉडी लैंग्वेज, जो रिस्पोंडेंट का बिहेवियर है, उसके एक्सप्रेशन है, जो उसके जेस्चर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं इन डेप्थ इंटरव्यू के अंदर। तो इसलिए यूजुअली इसको फेस टू फेस ही किया जाता है। अच्छा साहब, सोशल फैक्ट्स होता क्या है? आप जरा बताएं ना फिर कि सोशल फैक्ट्स क्या है। durkheim के आपने थ्योरी पढ़ी होगी, थ्योरी ऑफ सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स होता क्या है? जी बिल्कुल, एक्सप्लोरिंग वही सोशल फैक्ट्स की। सही आपने कहा, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को शायद आपका ये बात समझ में ना आए कि सोशल फैक्ट्स एक्सप्लोरिंग से मुराद आपकी क्या है। तो यूजुअली फेस टू फेस, ओकेजनली बाय फोन, इंटरव्यू गाइड इज यूज एज अ टूल। एक चीज आपने मद्देनजर रखनी है कि इन डेप्थ इंटरव्यू जो है वो डाटा कलेक्शन टूल नहीं है। इन डेप्थ इंटरव्यू जो है वो एक टेक्निक या एक मेथड है, मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। जबकि टूल इसमें कौन सा यूज किया जाता है? डाटा कलेक्शन टूल इसका है इंटरव्यू गाइड। ये चीज आपने जी साहब बेसिकली टाइम कर देने से आप वो ये सारी चीजें तो सामने आ जाती हैं। ये कोई इतना इशू नहीं है कि मकसद सिर्फ ये था कि बात को थोड़ा सा लाइटली वे में दूसरों तक कन्वे करना। असल में सोशल फैक्ट्स जो है वो
वो वाले सिचुएशन है, वो वाली रियलिटीज है जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं अकॉर्डिंग टू डरखाइम, लेकिन हम उनको सिर्फ किसी स्पेसिफिक वे में उनको ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद है लेकिन हमें तब तक उनका पता नहीं चलता जब तक वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन अराइज नहीं होती। मसलन कल्चर, आपका कल्चर जो है वो आपके इर्द गिर्द मौजूद है हर टाइम। आप अपने कल्चर के जो आपके कल्चरल बाउंड्रीज हैं उनके अंदर घिरे हुए हैं। आप कल्चर से बाहर जाने की कोशिश करें तो आपको पता चले कि ये कितने स्ट्रॉन्ग सोशल फैक्ट्स हैं जो जिन्होंने आपको जकड़ा हुआ है। तो पता आपको उस आपके इर्द गिर्द ये सोशल फैक्ट्स मौजूद हैं कल्चर की सूरत में, लेकिन आपको पता, आप उनको इतना फील नहीं कर रहे होते। आपको पता तब चलता है जब आप उससे डेविएट करने की कोशिश करते हैं। आई थिंक के इसी आपके सेमेस्टर में, नहीं तो थर्ड सेमेस्टर में आप प्रॉपर डेविएंस को पढ़ेंगे एज अ सब्जेक्ट, तो फिर उसमें आपको पता चलेगा कि जब आप डिविएट करना चाहते हैं ना अपने सोशल नॉर्म से, तो फिर आपको कितना रिटेलिएशन का सामना करना पड़ता है। मसलन आपके कल्चर में यहाँ पे अगर अभी लाहौर जैसे शहर जो कि मॉडरेट हैं थोड़े, यहाँ पे तो काफ़ी सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन अगर आप किसी रिजिड कल्चर में किसी नॉर्दर्न एरिया के ट्राइब में चले जाएं जहाँ पे अभी भी पर्दे की सख्त पाबंदी है, वहाँ का कल्चर है पर्दे की सख्त पाबंदी, अगर वहाँ पे कोई लड़की कहे जी कि मैंने यहाँ पे शॉर्ट्स में बाहर निकलना है तो क्या पॉसिबल होगा? ये होते हैं सोशल फैक्ट्स जो कि आपका कल्चर है, जो कि आपके सोशल नॉर्म्स हैं, आपके इर्द गिर्द मौजूद है, लेकिन आप उनको उस वक्त तक उनकी प्रेजेंस का आपको आइडिया नहीं होता जब तक कि आप उसको डेविएट नहीं करना चाहते। तो ये खैर सोशल फैक्ट्स हमारा टॉपिक नहीं है। एक्सप्लोरिंग ऑफ सोशल फैक्ट्स की असल में उन्होंने बात की थी, तो सोशल फैक्ट्स तो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनको उनकी एक्सप्लोरेशन जो है वो एक डिफरेंट फिनोमेना है। यहाँ पे क्या होता है कि अंडरलाइंग एस्पेक्ट जो जिन्होंने किसी ने हिडन ट्रूथ की बात लिखी थी शायद, वो एक ज्यादा अप्रोप्रिएट चीज है कि कुछ ऐसी हिडन रियलिटीज होती हैं जो कि मौजूद हैं लेकिन आपने उनको सिर्फ अनकवर करना है। स्पेशली ये बिहेवियर और ओपिनियन से रिलेटेड होती है ये वाली रिसर्च जो है इन डेप्थ इंटरव्यू गाइड यूज एज अ टूल। तो इंटरव्यू गाइड क्या है? इंटरव्यू गाइड इज अ लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स दैट नीड टू बी कवर्ड इन एन इंटरव्यू, यानी कि ये एक सिर्फ या दो चीज शॉर्ट फॉर्म में कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं बने हुए होते। इंटरव्यू गाइड जो होती है रादर ये एक ही पेज के ऊपर वन पेजर लिस्ट होती है, उसके ऊपर सिर्फ ब्रॉडर जो एरियाज हैं जो जिनको रिसर्चर ने डिस्कशन के अंदर लेकर आना है, सिर्फ उनके हिंट्स दिए होते हैं कि मैंने इनसे ये बात पूछनी है। तो उस इंटरव्यू गाइड को जो कहा जाता है और वो डाटा कलेक्शन का बेसिकली टूल है इन डेप्थ इंटरव्यू का। रिसर्चर स्किल टू इंगेज एंड प्रोब द रिस्पोंडेंट, इसमें इन डेप्थ इंटरव्यू में रिसर्चर की जो स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नवीद इकबाल साहब ने लिखा है कि आवाज क्लियर नहीं आ रही, मेरे ख्याल में बाकी सब लोगों को तो मेरी आवाज सही आ रही है क्योंकि और किसी की कोई ऐसी कंप्लेन नहीं सामने आई। तो यहाँ पे बात हम कर रहे थे कि रिसर्चर की स्किल्स जो है टू इंगेज एंड प्रोब द रिस्पोंडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हर बंदा इन डेप्थ इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकता। इवन रिसर्चर भी, हर ऑर्डिनरी रिसर्चर भी इन डेप्थ इंटरव्यू नहीं कर सकता कंडक्ट। आपको पता है एंकर्स जो हैं, सिर्फ ये जो चंद एक टॉप के एंकर्स हैं, ये उनको इतना मुआवजा क्यों दिया जाता है? सिर्फ इसीलिए कि उनके अंदर ये प्रोबिंग स्किल है, उनके अंदर ये स्किल है कि वो अपने रिस्पोंडेंट को इंगेज कर लेते हैं,
और उनकी हर बात का उनके पास काउंटर नॉलेज भी होता है। अगर रिसर्चर की इतनी स्किल्स हैं कि उसके पास उस स्पेसिफिक पॉइंट पे नॉलेज भी हो और वो काउंटर आर्ग्यूमेंट भी कर सके और प्रोबिंग टेक्निक का भी यूज कर सके, तो फिर ही वो इन डेप्थ इंटरव्यू को कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन किया, मैं उन लोगों को भी बता दूं कि स्लाइड्स जो है वो अवेलेबल है। लेक्चर 2, 3 और 4 की एक कंबाइंड स्लाइड्स है डेटा कलेक्शन टूल्स के हवाले से। प्लीज इसको डाउनलोड कर लें ताकि आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए क्यों बेशक इसके अंदर छोटे छोटे बुलेट पॉइंट हैं, लेकिन अगर आप साथ में नोट टेकिंग भी कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए इजी हो जाएगा इन पॉइंट्स को समझना फ्यूचर में जब आप एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे। तो इन-डेप्थ इंटरव्यू के एडवांटेजेस क्या है? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, फ्लेक्सिबल होता है। आप क्वेश्चंस के वर्डिंग, क्वेश्चन का ऑर्डर, वो सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक स्पेसिफिक वे में ही जाना है। जैसा कि हम क्वेश्चनेयर या इंटरव्यू शेड्यूल में हम फनल अप्रोच यूज करते हैं, वो कि इसके अंदर भी हर इंटरव्यू के अंदर कोशिश यही की जाती है कि फनल अप्रोच ही यूज की जाए। स्पेसिफिक ब्रॉड टू स्पेसिफिक की तरफ जाया जाए, पहले ऑर्डिनरी बातें की जाए, ऑर्डिनरी क्वेश्चंस किए जाएं और उसके बाद हम फिर स्पेसिफिक नैरो डाउन करें अपनी बातों को। लेकिन इन डेप्थ इंटरव्यू में ये होता है कि हम फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, वर्ड्स अपने चेंज कर सकते हैं और बीच में प्रोबिंग और इस तरह के क्वेश्चंस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि कोई रिजिड बात नहीं होती कि हमने बस यही बात पूछनी है, यही वर्ड यूज करनी है और इससे आगे पीछे हमने नहीं जाना। इंटरैक्टिव एंड इनकरेजिंग, इंटरैक्टिव इस तरह से कि बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव होता है, यानी कि एक दूसरे के साथ डायरेक्ट टू डायरेक्ट और कंटिन्यू कम्युनिकेशन हो रही होती है रिस्पोंडेंट और रिसर्चर के दरमियान। ये नहीं कि जिस तरह से अब आज मेरी थोड़ी सी कोशिश ये होती है कि आप लोगों को इंगेज करूं या होती है कि लेक्चर के दौरान अगर आपका कोई क्वेश्चन या तो मैं कोशिश करूं मैं उस चैट को पढ़ सकूं, वो कि थोड़ा सा इससे मुझे मेरा फोकस जो है वो डिविएट भी हो जाता है। तो फिर भी मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको आपके जो साथ साथ जो कम्युनिकेशन हो रही होती है उस पर भी एक नजर रखूं। तो लेकिन जो इन डेप्थ इंटरव्यू है वो बड़ा इंटरैक्टिव होता है इस माने में कि दोनों जो है वो ये रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे को वो रिस्पॉन्स कर रहा होता है, वो क्वेश्चन कर रहा है, तो वो एक कंटिन्यू कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। इनकरेजिंग इसलिए है कि रिसर्चर जो है वो इनकरेज करता है रिस्पोंडेंट को कि वो और खुल के सामने आए और खुल के बातें करे और हिडन एस्पेक्ट को जो है वो अनकवर करे। तो ये रिसर्चर की काबिलियत होती कि वो किस तरह से प्रोबिंग क्वेश्चन के थ्रू, फॉलो अप क्वेश्चन के थ्रू, काउंटर नॉलेज के थ्रू, काउंटर क्वेश्चनिंग के थ्रू वो और वो मोटिवेट करता है अपने रिस्पोंडेंट को कि वो और ज्यादा उस पर ट्रस्ट करे। बेसिकली तो इसके अंदर रेपो बिल्डिंग, ये आगे हमने लिखा भी है, इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। रेपो बिल्डिंग बेसिकली किसी भी रिसर्च के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेपो बिल्डिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो आपके रिस्पोंडेंट है या रिस्पोंडेंट्स हैं उनके साथ एक इस तरह के इंटरेक्शन यूज करनी है कि वो आपको आप रिलैक्स मोड में आ जाए। आपने इस तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है कि जो एक प्रेशर होता है इंटरव्यू के अंदर ऊपर वो उसका रिलीज होता है। आप उसके से बड़े दोस्ताना माहौल में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर देते हैं। आप ऑर्डिनरी इसके बेहतर ये जो टेक्निक होती है जो यूज की जाती है वो ये होती है कि पहले बिल्कुल अगर आपने कभी किसी अच्छी
जगह पे इंटरव्यू दिया है या आप मूवीज वगैरह में देखते, अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो इन चीजों को स्पेसिफिकली ख्याल भी करती है। और रिसर्च के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ऑर्डिनरी बातें की जाती, बिल्कुल आम से, जी हेलो सर क्या हाल है, आप किस चीज से आए हैं, गाड़ी से आए हैं कि बस से आए हैं, आपने कोट बड़ा अच्छा पहना हुआ है, कहाँ से खरीदा है। इस तरह से बातें करके जो अच्छे इंटरव्यूअर होते हैं वो पहले उस इंटरव्यू को प्रेशर सिचुएशन से बाहर लेके आते हैं, क्योंकि प्रेशर सिचुएशन में वो अपना ट्रू कभी भी परफॉर्म नहीं कर पाता। और ये एक नेचुरल बात है कि इंटरव्यू की एंजाइटी होती है, किसी ना किसी लेवल पे हर बंदे को होती है। पब्लिक स्पीकिंग की एंजाइटी हर बंदे को होती है, चाहे वो बहुत कम लेवल पे हो या बहुत हाई लेवल पे हो, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग या स्टेज पे जाने की या इंटरव्यू देने की एक सिचुएशन, या इवन एग्जाम देने की, एग्जाम के अंदर भी ये एक सिचुएशन होती जरूर है कि आपके दिल की धड़कनें जो है वो बढ़ जाती हैं, आपका पल्पिटेशन होना शुरू हो जाती है, आपको कोल्ड स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल बात है, वो इस वजह से होता है कि अगर आप बायोलॉजिकली हम इसकी बात करें तो आपके अंदर, आपकी बॉडी में एक हार्मोन है एड्रेनालिन हार्मोन। वो जो एड्रेनालिन हार्मोन है उसका काम ये है कि उसने ऐसी सिचुएशन में जब आप एंजाइटी में होते हैं तो आपकी एंजाइटी को कंट्रोल करने के लिए वो ऑटोमेटिकली ज्यादा उसका खराज होना शुरू हो जाता है, उसके ज्यादा। अब वो बड़ा एनर्जेटिक हार्मोन है, ये एक नेचुरल सिस्टम, वो उस एनर्जी की वजह से क्या होता है कि आपको पसीने आना शुरू हो जाते हैं। सर लाइक द इंटरव्यू ऑफ रिफ्यूजी अंडर द प्रॉब्लम ऑफ यूएनओ। जी बिल्कुल एजाज साहब, हाँ जी बिल्कुल ऐसी तरह ही है कि यूएनओ में इस तरह होता है। तो रेपो बिल्डिंग हम बात कर रहे थे, तो रेपो बिल्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए जब रिसर्चर जो है वो खासतौर पे इन डेप्थ इंटरव्यू कंडक्ट करता है तो वो अपने रिस्पोंडेंट से पहले बड़ी ऑर्डिनरी सी बातें करते हैं, टॉपिक पे वो बाद में आते हैं। पहले 5 मिनट जनरल बातें करेंगे, पॉलिटिकल ऐसे ही बातें करेंगे, मौसम की बातें शुरू कर देंगे, तो फिर वो ऐसा ऐसा अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो रेपो बिल्डिंग जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंटरव्यू के अंदर और किसी भी ऐसी सिचुएशन में जहां पे आपने दूसरों से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इन डेप्थ इंटरव्यू का एक और एडवांटेज ये है कि एक्सप्लोरेटरी भी है, एक्सप्लेनेटरी भी है, चीजों को एक्सप्लोर भी करती है, एक्सप्लेन भी करती है, यानी कि डिस्क्रिप्शन भी देती है चीजों की, और उनके जो हिडन ट्रूथ है उनको भी एक्सप्लोर करती है। एंड फॉर ए डीपर व्यू पॉइंट एंड फाइंडिंग्स, इससे क्या होता है, इन डेप्थ इंटरव्यू से हमें रिस्पोंडेंट का बड़ा कोई डीपर व्यू पॉइंट सामने आता है, उसका जो डीप एटीट्यूड है, जो वो बातें जो कि वो हमें सामने नजर नहीं आ रही होती, तो वो उन बातों का हमें पता चलता है इस इन डेप्थ इंटरव्यू के थ्रू। नॉन वर्बल बिहेवियर इसमें बड़ा काउंट करता है। और नॉन वर्बल बिहेवियर जो है वो बेसिकली जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड पे भी बात की थी कि जो बॉडी लैंग्वेज है रिस्पोंडेंट का, जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन है, जेस्चर्स हैं, ये बड़ा उनको नोट किया जाता है और नोट कर रहा होता है जो एक अच्छा रिसर्चर है, वो ऑब्जर्व कर रहा होता है प्रॉपर। तो ये इन डेप्थ इंटरव्यू के एडवांटेजेस हैं कि इसमें ये चीजें हमें एडवांटेज के तौर पे होती है, जबकि कुछ इसके डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है बहुत ज्यादा। इन डेप्थ इंटरव्यू आप शुरू करते हैं तो फिर आपने सिर्फ ब्रॉडर कैटेगरी लिखी होती है, क्वेश्चंस नहीं लिखे होते कि आपने इस स्पेसिफिक कैटेगरी में सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछने हैं या 3 पूछने हैं या 1 पूछना है। रादर के जब तक वो उस टॉप कैटेगरी से रिलेटेड बात चलती जा रही है तो फिर वो बात निकलती जाती है। और
फिर ये होता है कि रिसर्चर को प्रोबिंग क्वेश्चन भी करने पड़ते हैं, फॉलो अप क्वेश्चंस भी करने पड़ते हैं सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए, हैंडल करने के लिए। तो उससे ये जो प्रोसेस है ये बड़ा लेंथी होता जाता है, जिस जो टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्वियसली। स्मॉल सैंपल साइज, क्योंकि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और इसमें आप रिसर्चर के टाइम के साथ साथ बाकी रिसोर्सेज जो हैं वो भी बड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं, इसलिए ये बहुत लार्जर या बड़े ग्रुप कलेक्ट करना, तो इसलिए स्मॉल सैंपल साइज जो है वो रखा जाता है। उसी में ही ये पॉसिबल है। एक बड़ा सैंपल साइज पे आप इन डेप्थ इंटरव्यू की टेक्निक यूज नहीं कर सकते। लार्जर सैंपल साइज के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक है क्वेश्चनेयर और उसके बाद इंटरव्यू स्केड्यूल। वो नैरो डाउन तो करता है लेकिन कंपैरेटिवली लार्जर ग्रुप पे आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। जबकि इन डेप्थ इंटरव्यू चूंकि एक बड़ी डिटेल्ड टेक्निक है, प्रोबिंग टेक्निक है, इसलिए ये आप एक बड़े सैंपल साइज या बड़े ग्रुप के ऊपर इसको अप्लाई नहीं कर सकते। इन डेप्थ इंटरव्यू में रिसर्चर बायस बहुत ज्यादा होता है। रिसर्चर अपनी मर्जी से क्वेश्चनिंग को करता जाता है, अपनी मर्जी के जो वो आंसर लेना चाह रहा है उसकी तरफ जानबूझ के रिस्पोंडेंट को डायरेक्ट भी कर सकता है। और भी इसमें रिसर्चर का जो अपना नॉलेज है वो इसके अंदर बड़ा काउंट करता है। मसलन वो जानबूझ के इस तरह की टेक्निकल बातें शुरू कर देता है कि जो कि रिस्पोंडेंट को सबमिसिव स्टेट में ले जाती है। रिस्पोंडेंट जो है वो अपने आप को समझना शुरू कर देता है। जैसा कि अक्सर आपने अगर टॉक शोज वगैरह देखे हैं, जो पॉलिटिकल डिबेट डिस्कशन देखी है, तो जो एंकर उसका इस तरह का एटीट्यूड होता है कि वो समझ रहा होता है या वो पोर्ट्रे कर रहा होता है कि मेरा नॉलेज जो है वो सारे ऑडियंस लोगों से बेहतर है, मुझे वो इधर से भी, क्योंकि वो प्रॉपर वर्क करके आए होते हैं, तो उन्होंने क्या, उन्होंने इधर की बात भी लिखी होती, इधर की भी लिखी होती, और फिर रिस्पोंडेंट तो हर चीज को कवर नहीं कर पाता। तो ये सिचुएशन जो है वो इन डेप्थ इंटरव्यू में अराइज हो जाती है कि जहाँ पे रिसर्चर जो है अपना बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस यूज करता है बहुत सारी चीजों में। तो ये था हमारा इंटरव्यू का आज का टॉपिक। तो अब इंटरव्यू से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, अभी तक जो हमने इंटरव्यू पढ़ा, तो उसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि हमने इंटरव्यू में बेसिकली इन डेप्थ इंटरव्यू को पढ़ा है और इंटरव्यू शेड्यूल को पढ़ा, क्योंकि इंटरव्यू शेड्यूल बेसिकली इंटरव्यू की ही टाइप है। तो